एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी रिपीटर विद भूषण। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम रमेश सिंह जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। और इफ अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो जो बुक है मतलब रोक देनी है और आपको रमेश सिंह करना है। नहीं, आप यहाँ से समझ सकते हैं और जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं वहां से आप पढ़ते रहिए लगातार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक सेम रहेगा। ओके। तो इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जो मैं हमेशा गाइडलाइन देता हूँ, क्या कि मेरी राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे लिखता हूँ तो राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, हमारा कल का लास्ट लेक्चर है सी सेट का, जो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंस्ट्रुएशन का जो 2D एंड 3D वाला है उस पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रात में 9 बजे। आई होप कि आप लोग उसको मतलब जो मैंने चीजें बताई थी उसको आप याद करे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आईडीआर के बारे में जान लिया था। आईडीआर क्या होता है और पार वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एज सच जो शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम क्या होता है। ओएफसीडी हमने जान लिया था, ओएफसीडी क्या होता है ये हम जान चुके थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एंजल इन्वेस्टर के बारे में भी मैं आपको बता चुका था। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक को जानते हैं। कौन से वाले टॉपिक को? पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में पढ़ लेंगे आज हम। और पार्टिसिपेटरी नोट्स के साथ साथ हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड जो हैं इंडिया में उसके बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। और लास्ट हमारा इनवेट्स एंड रेट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज कॉरपोरेट बॉन्ड, फिर धीरे धीरे हर एक लेक्चर को हम देख लेंगे। कॉरपोरेट बॉन्ड इन इंडिया, कॉरपोरेट बॉन्ड इन इंडिया, बेसिकली ये क्या है? देखो, अगर इसको कॉरपोरेट बॉन्ड को अगर आप देखते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बैंकिंग वाले एक उसमें बताया था, मतलब आपको क्रेडिट स्कोर वगैरह, सिविल स्कोर वगैरह, ये सारी चीजें उस टाइम पे डिस्कस करी थी। अब मान लीजिए कि मैं एक किसी भी एक कंपनी में, ए टू जेड कोई भी एक कंपनी है, एक ए नाम की कोई एक कंपनी है और मैं इसके बॉन्ड को खरीदना चाह रहा हूँ। एक कंपनी है और इसने मेरे को बोला है कि भाई साहब, अगर आप मेरा शेयर खरीदेंगे या कोई भी एक बॉन्ड लेते हैं तो मैं आपको 10% का इस पे प्रॉफिट आपको मैं रिटर्न करूंगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक। अब आप सोचेंगे कि यार ऑब्वियसली बात है कि आप उस कंपनी को नहीं जानते हैं, आप उस कंपनी को नहीं जानते हैं, तो आप उस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कल को किसी एक कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो कोचिंग वाले आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। अब आप उन पे विश्वास कर लेते हैं कि देखो, अरे यहाँ से ये निकले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट वो आपको पता ही चल जाता है कि रिजल्ट उनके किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के नहीं होते हैं। जस्ट लाइक जैसे अभी जो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सीसीपीए ने उन पे काफी ज्यादा वो भी लगाए, मतलब फाइन वगैरह भी लगाया। क्यों? क्योंकि वो आपको झूठे रिजल्ट प्रस्तुत करके आपको क्या कर रहे थे, आपको कोचिंग में लेके आ रहे थे, है क्या नहीं? मतलब आपको उल्टे सीधे रिजल्ट दिखा दिए कि इतने हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। सीसीपीए ने देखा कि भाई साहब इतनी तो वैकेंसी ही नहीं थी जितने आपने रिजल्ट दिखा दिए। अब उनके ऊपर फाइन लगा। अब सेम विद द कंपनी, यार कंपनी को आप नहीं जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये मतलब क्या सच में इतना प्रॉफिट मेकिंग कर पाएगी अगर मैंने इसमें पैसे वगैरह लगा दिए। अब कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए कि आपकी रियल लाइफ में भी कोई एक पर्सन है, रियल लाइफ में भी, तो कोई भी आपको अपने बारे में बुरी आदतें नहीं बताएगा, वो वही बताएगा जो कि आपके अंदर में अच्छाई होंगी। ठीक। अगर आप किसी भी एक पर्सन से इंटरेक्शन करते हैं अपने जीवन में भी, तो वो आपको स्टार्टिंग में आपको क्या बताता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये कर लेता हूँ, वो कभी आपको अपनी बुराई नहीं बताएगा।
तभी तो ये होता है। अब यही मान लीजिए, जस्ट लाइक चलो हम सोसाइटी से भी रिलेट कर देते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए। जस्ट लाइक मान लीजिए कि किन्हीं दो पर्सन के बीच में मैरिज हुई है, ए और बी पर्सन के बीच में, जब दोनों ने अच्छी तरीके से चीजें टैकल आउट कर ली थी, मतलब कि हाँ चलो इनके बारे में जान लिया था, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो बाद में डाइवोर्स जैसे सिचुएशन क्यों आ जाती हैं? जब ये इंसान इतना अच्छा होता है, या बी इंसान इतना अच्छा है, या ए इंसान इतना अच्छा है। तो यानी कि कुछ चीजें आपको समय के अनुसार पता चलती हैं। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक कोई जो आपको बताएगा वो अपने बारे में एक अच्छी चीजों के बारे में बताएगा कि ऐसा हूं वैसा हूं, वो बाद में आपको पता चलता है। सेम विद द कंपनी यार, कंपनी जो है वो अपने बारे में बताएगी, देखो हमने इतना प्रॉफिट मेकिंग करा है भाई साहब, हम इतना वो कर रहे हैं, इतना टर्नओवर हमारा है, इतने साल हमने प्रॉफिट करा, ये करा। लेकिन जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो कई बार आपको नहीं पता चल पाती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ये गलत चीजें आ जाती हैं, बट कई बार आपको एक्चुअल फिगर नहीं चल पाती। अब आप कैसे विश्वास करके इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? ठीक, इनकी अलग अलग रेटिंग निकलती है, इनकी अलग अलग रेटिंग्स निकलती है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं। जस्ट लाइक जैसे जिस टाइम पे हम बैंकिंग में पढ़ रहे थे, और जब आप किसी एक बैंक से लोन लेने जाते हैं, किसी भी एक बैंक से आप लोन लेने पहुंचे, तो तब आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर उसको आप सिविल स्कोर भी बोल देते हैं, जबकि सिविल स्कोर नहीं होता है। सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका एक क्रेडिट स्कोर को बताती है। आपका एक्चुअल में बैंक क्रेडिट स्कोर देखती है, और आप उसको बोलते हैं सिविल स्कोर। एक्चुअल में वो सिविल स्कोर नहीं होता है। सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर बताती है। और क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे आप पैसे ले लेते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या आप उसकी सही टाइम पे ईएमआई पे कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, या आपने वो पैसे लेके अपने पास रख लिए हैं। इफ अगर आपका एक क्रेडिट स्कोर 750 है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बैंक से पैसे लेने के बाद उसको रिटर्न कर देते हैं। अब सेम विद द कंपनी, एकदम एग्जैक्टली सेम इनके साथ होता है। क्या होता है कि इनकी भी एक क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे ये ए कंपनी थी, मैंने जैसे पीछे लिखा था, तो ए कंपनी थी, अब इसकी एक रेटिंग निकलती है। अब रेटिंग कौन करेगा? जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जस्ट लाइक जैसे आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं मैक्सिमम मूडीज, मूडीज करके आपने नाम सुना होगा, अमेरिका की जो है ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती हैं, ये एक तीन कैटेगरीज बना लेती हैं, सबकी अलग अलग होती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेटिंग दे देती हैं ए प्लस प्लस करके, इस तरीके से। यानी कि जो ज्यादा अच्छी कंपनी है, यानी कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, उसको उन्होंने ए प्लस की रेटिंग दे दिया। जो थोड़ी सी कम है उसको ए प्लस प्लस दे दिया, ये और इससे कम है तो ए प्लस 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 दे दिया, फिर बी दे दिया, बी प्लस प्लस। मतलब ये इस तरीके से आपको एक रेटिंग दिखा देती है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो यानी कि ये रेटिंग मिलती है इनको इनके बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, कि हाँ एग्जैक्टली में क्या सही में ये जितना बता रही हैं उतना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। या सिंपल ये आपको एक फेक रिजल्ट्स दिखा के या फेक एक प्रॉफिट दिखा के तो चीजें नहीं कर रही हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं जानते हैं, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मोडी हुई चाहे कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो वो आपकी जगह ये सारा काम करके आपको बता देते हैं कि देखो ये इस तरीके से इनकी रेटिंग है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इन्वेस्ट करिए, नहीं करना चाहेंगे तो वो आपकी मर्जी है, नहीं करिए। बट ये हमारी एक रेटिंग थी जो हमने इनको दिया था। ठीक। और अगर इसमें मैं और कुछ बताऊं, इसमें वैसे सच तो इतना ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है, वो प्रीवियस डाटा वगैरह है, प्रीवियस डाटा का हमें कुछ करना नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2010 11 12 ये सारी चीजों का इतना हमें बैक में नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो रिसेंटली की चीजें पढ़नी है, तो हमें रिसेंटली की पता होना चाहिए। ठीक। ओके। और अब इसी में आरबीआई ने भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए इसी तरीके को, इस सिस्टम को, इस कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने अपनी एक खान कमेटी करके, एक थी खान कमेटी जो कि 2016 में बैठी थी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, 2016 के अंदर में बैठी थी। तो ये कमेटी भी इसीलिए आई थी कि जो कि स्ट्रेंथन कर सके, किसको स्ट्रेंथन करे, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है हमारे इंडिया की, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट इसमें बढ़े। तो उसने क्या करा, जो कॉमर्शियल बैंक है उनको परमिट कर दिया इशू करने के लिए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स,
ओवरसीज, जिसको मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। वैसे मसाला बॉन्ड के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक, वो आगे। बट हाँ, इतना ध्यान रख लेना कि हाँ, आरबीआई ने भी अपनी एक खान कमेटी बैठाई थी, जिससे कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है भारत की, उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए। तो इसकी कुछ एक रिकमेंडेशन थी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, सीबी लिख देता हूँ, कॉमर्शियल बैंक है, उनको अलाउ करा कि आप इशू करिए, इशू करिए, ये रिकमेंडेशन देती इशू करने के लिए रुपी में, रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स को, रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स को, ठीक, कि आप रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करिए ओवरसीज कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग करने के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंसिंग करने के लिए, ठीक। और परमिट करा प्राइमरी मार्क प्राइमरी जो डीलर्स थे वो मार्केट मेकर्स, उनको बनाया गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए। और बेसिकली इसमें अगर आप देखें, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग वगैरह भी लाई गई, ठीक। 2018-19 में रेटिंग तो वही वही होती है, ए होगी तो अच्छा होगा, बी होगी तो थोड़ा सा वैसे होगा, डाउन होगा। तो वो रेटिंग तो आपको याद नहीं रखनी है कि कौन कौन सी क्या रेटिंग दे दी गई है, ठीक। बस थोड़ा मोड़ा ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाया गया कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए, ठीक, कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिकली चीजें कर लो, यानी कि डिजिटलाइजेशन चीजों को करा गया, ठीक। और इसमें और क्या कर सकते हैं, और तो बाकी ऐसा यार इतना ज्यादा ध्यान रखने की इसमें जरूरत नहीं है। बट हाँ, इतना ध्यान रखो कि हाँ, इनकी रेटिंग वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बतानी होती हैं, ठीक, मतलब वो आपको पता चल जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीजों में इन्वेस्ट करने लगते हैं, ठीक। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, इसी से रिलेटेड आपने एक चीज और सुनी होगी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के बारे में। आई आई बी आप लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ये बेसिकली, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है, ये एक बॉन्ड है जो कि इशू करा जाता है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये एक इशू करा जाने वाला बॉन्ड है, ठीक, जो कि गारंटी करता है एक फिक्स्ड यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड यील्ड, ये हम आपको बताते हैं। रिगार्डलेस द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, regardless the regardless the level of inflation in the economy, inflation in the economy। बेसिकली ये क्या है कि यार ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमारी जो परचेजिंग पावर होती है रुपीस की, रुपी की, वो डाउन हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको, आपने 10,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करे, 10K आपने इन्वेस्ट करे, और आपका इन्फ्लेशन इतना आ गया या इतना डाउन चला गया, मान लीजिए कि आपका डाउन चला गया इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से जो आपके पैसे थे वो कितना हो गया, मतलब मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो प्रॉफिट है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, आपको 5,000 रुपए ही मिले हैं, ठीक। तो अब इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो आपने इन्वेस्ट करा है बॉन्ड के अंदर में पैसा, उस पे कोई भी इम्पैक्ट ना हो, उस पे कोई भी एक इम्पैक्ट ना हो, तो उसके रिगार्डिंग में आरबीआई ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड करके निकाला, जिससे कि लोग जो हैं वो इससे पीछे ना हटे। मतलब कल को अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं, तो मेरे दिमाग में ये ना रहे कि यार इन्फ्लेशन अगर कल को आ गया तो जितना मुझे प्रॉफिट होना था उससे दुगने का तो मुझे नुकसान हो जाएगा, जैसे इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में तो, ठीक। तो आरबीआई ने क्या करा, अपना एक बॉन्ड निकाला, मतलब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो कि इशू करा जाता है आरबीआई के द्वारा, ये निकाला, जिसका जो यील्ड है, यील्ड का मतलब ये था कि आपको इतना पैसा मिलेगा। यील्ड यानी कि जस्ट लाइक कि, मतलब वो नहीं होता, मैच्योरिटी टाइप से हो गई, ठीक। मतलब जैसे आप बोलते हैं राइस के फील्ड में इतनी यील्ड हुई है, इतनी उपज हुई है, एक तरीके से, है कि नहीं। तो यानी कि जितना भी आपको पैसा मिलना था वो मिलेगा। डजेंट मीन कि इन्फ्लेशन कितना भी रहे इकोनॉमी में, उससे आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक। ये ऐसी चीजें क्यों लाई गई, क्योंकि इंडिया में 2008 और 13 के बीच में जो रियल इंटरेस्ट रेट था वो नेगेटिव जा रहा था, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी चीजें नेगेटिव में जा रही थी, तो लोगों का जो विश्वास था वो कम होता गया। अब वो इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो उनको इन्वेस्ट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज का इंट्रोड्यूस करा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जो कि इशू करा जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और चीजें नॉर्मल वे में चलती रहें, और
जो लोग हैं वो इसमें कंटिन्यूअसली इसके अंदर में इन्वेस्ट करते रहें। ठीक। और अगर आप देखें तो इसमें एक और चीज देखा गया कि अगर इन्फ्लेशन कुछ भी आए तो ये इन्फ्लेशन कैसे नापा जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुका हूं। तो पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स पे देखा जाता था, बट आज कंज्यूमर लेवल पे देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ताकि कंज्यूमर्स का ध्यान रखा जा सके। होलसेल पे तो दिक्कत आ जाएगी, और वो दिक्कत क्या आएगी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि होलसेल में इन्फ्लेशन को मतलब कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आती है। तो फिर हम कंज्यूमर लेवल पे आए, तो आरबीआई ने ये भी अपना स्टांस चेंज करा कि हम जो इन्फ्लेशन देखेंगे वो हम कंज्यूमर लेवल पे देखेंगे जब हम बॉन्ड इशू करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी एक तरीके से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में इतना आप समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर जाना जाए, एक होता है आपका, इसके अलावा अगर आप देखते हैं, आपने क्रेडिट डिफॉल्ट, वो सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये बेसिकली क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इफ अगर किसी को कुछ भी पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहें वो कमेंट कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, और सोचना चाहें 1-2 मिनट वो सोच भी लीजिएगा। ठीक। या तो वीडियो रोक के सोच लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खुद से अगर कुछ चीजें हम सोचें तो वो भी हमें लंबे समय तक ध्यान रहती हैं। ठीक। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये होता क्या है बेसिकली? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक डेरिवेटिव है, एक ट्रांसफर है क्रेडिट एक्सपोजर का या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट का। ये एक काउंटर पार्टी एग्रीमेंट है, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ काउंटर पार्टी एग्रीमेंट है जो कि अलाउ करता है ट्रांसफर करने का थर्ड पार्टी को क्रेडिट रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सीडीएस, इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो, देखो यार एक बात बताओ, 2008 में ग्रेट रिसेशन आ गया था। 1930 वाले की बात नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे मतलब जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझ लो, रिस्क, रिस्क को मैनेज करा जाता है, रिस्क को कैसे मैनेज करा जाता है? अब मान लीजिए कि आपने कार ली है और मैं यहाँ पे इसका ओनर हूँ। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये एक कार खरीदी है और इस कार से मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ना हो किसी के साथ, बट हाँ एक्सीडेंट हो जाता है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको पे कर पाऊं, तो बट मैंने क्या कर रखा है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। अब वो आप बताएंगे इस केस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, कौन सा इंश्योरेंस होता है? हालांकि मैं इंश्योरेंस के बारे में पूरा एक चैप्टर डिस्कस करूंगा क्योंकि वो चैप्टर है पूरा, लेकिन ये लोग ये चीज आप सोचिए कि कौन सी पार्टी इंश्योरेंस होता है ये। तो ओनर मैं हूं, कार से एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मेरे को इस पर्सन को पैसे भी देने हैं क्योंकि गलती मेरी थी, मान लीजिए। ठीक, गलती मेरी थी, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक इंश्योरेंस जो ले रखा था, इंश्योरेंस जो ले रखा था, अब मैं उसके थ्रू ये क्लेम इसको दिलवा दूंगा। अब क्या हुआ, जो मेरा एक रिस्क था वो किसने लिया, वो इस थर्ड पार्टी ने आके लिया। हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं था, मतलब ओनर हूं, ओनर हूं मैं कार का, और ये जो एक्सीडेंट वाला पर्सन है, हम दोनों के बीच में कोई नहीं था एक तरीके से। ठीक। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मेरे पास एक चीज थी, वो था इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के बेसिस पे मैंने इस पर्सन को क्लेम दिया, और क्लेम के थ्रू इस पर्सन को पैसे मिल गए। अब सेम विद दिस, सेम कहाँ होता है, सेम होता है इस मार्केट में, इस सिक्योरिटी मार्केट में। अब कल को कोई भी रिसेशन आ जाता है और मैंने कोई भी एक कंपनी का बॉन्ड खरीद रखा है। ठीक। मैंने कोई भी एक कंपनी का बॉन्ड खरीद रखा है। अब बॉन्ड जब मैंने वो खरीद रखा है और कल को रिसेशन जैसी चीजें आ गई, तो मेरा तो पैसा सारा डूब जाएगा भाई साहब। अब जब मेरा पैसा डूब गया तो फिर मैं कैसे विश्वास कर पाऊंगा, मैं तो कल को इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, कल को तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक बार अगर रिस्क झेल चुका हूं तो मैं दोबारा से क्यों करूंगा, वो चीज मैं क्यों लेना चाहूंगा। तो अब क्या होता है, ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, ये एक तरीके से इंश्योरेंस है, ये एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस।
कि जो कि आपको एक अलाउ करता है, यानी कि जो भी एक लेंडर है या एक तरीके से जो भी बोरोवर है, कि अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको मार्केट में जो भी आपने पैसा लगाया है उससे रिलेटेड, तो उस चीज की गारंटी हमारी है, हम आपको पूरा उसका इंश्योर्ड करते हैं। ठीक। ओके, मतलब अगर आपका कोई भी एक तरीके से दिक्कत आती है तो उस चीज को रिकवर हम करेंगे, यानी कि आपका क्या हुआ, ये थर्ड पार्टी आई, इसने आपको इंश्योर कर दिया जो भी आपका अमाउंट था एक तरीके से। ठीक। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव, जो कि 2022 में, ये जो डायरेक्शन है ये अप्लाई होती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो कि ड्राइव होते हैं क्रेडिट रिस्क ऑफ अंडरलाइंग डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ओवर द काउंटर और ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। मतलब बेसिकली आरबीआई ने 2022 में एक तरीके से इसके लिए मास्टर डायरेक्शंस भी लेके आई थी कि किस तरीके से वो इन चीजों को टैकल आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आरबीआई। ठीक। और फिर इन सब चीजों को टैकल करा गया, और इसके अंदर में कौन पार्टिसिपेंट हो सकता है इसके अंदर में, यानी कि इस इंश्योरेंस का एक तरीके से कौन कौन फायदा उठा सकता है, जो भी पार्टिसिपेंट है, यानी कि इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियंस इंडियंस जो हैं वो इसके अंदर होंगे, चाहे वो रेसिडेंट है चाहे वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट इन द सेंस कि किसी ने जो भी इंडिया के बाहर एफपीआई की फॉर्म में अगर पैसा भी इन्वेस्ट करा है बाहर से, तो वो भी इसका एक पार्ट बनना चाहे बन सकता है आराम से, कोई भी ऐसा सच इशू नहीं है। इंडियंस तो होंगे ही, साथ में एफपीआई वाले जो, यानी कि जो भी एक पर्सन है नॉन रेसिडेंट, अगर उसने इन्वेस्ट करा है वो भी हो सकता है, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी इसका पार्टिसिपेंट हो सकता है। ठीक। तो और ये किस किस लेवल पे आपको प्रोवाइड करा था, मतलब ऐसे थोड़ी आपने कहीं से बॉन्ड खरीद लिया, तो ये एनबीएफसी जो है आप उनसे बॉन्ड लेते हैं, या कॉमर्शियल बैंक है जो भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया की, या एनबीएआरडी यानी कि नबार्ड वगैरह, इन सब में ये सारी चीजें कवर हैं इस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में, कि आपको ये जो है ये इंश्योर मतलब एक तरीके से इंश्योर्ड करती हैं। ठीक। और अगर देखा जाए तो रेगुलेटरी कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास इसका रेगुलेटरी कंट्रोल है। ठीक। तो इस चीज को ध्यान रख लेना कि सीडीएस बेसिकली क्या है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम नहीं है, ये दूसरा सीडीएस है। ओके, तो इसको हल्का सा ध्यान रख के चलिएगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स पे भी आएंगे, बट अभी कुछ छोटी मोटी टर्म्स रह गई थी, उसको मैं बता देता हूँ। ओके, आपने एक ई गोल्ड के बारे में सुना होगा। ई गोल्ड, व्हाट इज ई गोल्ड, एनीवन अगर कोई बताना चाहे, ई गोल्ड, व्हाट इज ई गोल्ड, क्या होता है ई गोल्ड? ई गोल्ड, ये तो बहुत सुना होगा आपने, मे बी आप लोगों ने इन्वेस्ट करा हो कि नहीं करा हो, वो तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ये काफी ज्यादा न्यूज में आया था। ई गोल्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड, वही तो होता है ना ई गोल्ड एक तरीके से। अरे कुल मिला के ई गोल्ड कुछ नहीं है, आप फिजिकल गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड में मूव ऑन कर दिए हैं, फिजिकल गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड पे, या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड पे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, या आप इसको डिजिटल गोल्ड बोल सकते हैं। आप अगर देखें, देखो मैं किसी भी एक ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले हुए हैं, बट हाँ इफ अगर आप देखें जस्ट लाइक जैसे पेटीएम है, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे ग्राम में इन्वेस्ट करना चाहें या आप पैसों में जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो क्या होता है इससे, कि मान लीजिए कि आज आपने 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, तो कल को अगर इसके प्राइस हाई जाते हैं तो आप इसको बेच दीजिए, मान लीजिए कि वो 15,000 का बिक गया, तो आपको 5,000 का फायदा हो गया। तो ये गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपके पास ये फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है, आपके पास ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास गोल्ड पड़ा है, ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास गोल्ड पड़ा है। तो आप उसको जिस टाइम पे भी उसके प्राइस हाई जाते हैं, आप उसको उस टाइम पे बेच देते हैं। ठीक। और आपको लगता है कि यार इससे और भी ज्यादा प्राइस डाउन चला जाएगा, मान लीजिए कि आपने 10,000 का खरीदा और वो धीरे धीरे 8,000 पे आ गया, आपको लगा और भी डाउन जाएगा, तो आप 8,000 में ही बेच के अपने 8,000 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा यार चलो ठीक है 2,000 का ही तो नुकसान हुआ, बाकी तो निकाल ही लेते हैं हम। ठीक। तो गोल्ड का भी क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, गोल्ड का भी क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं, ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है गोल्ड मार्केट में कि आप उसमें
इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड। आपको अपने पास उससे ये फायदा हो जाता है कि आपको चोरी वगैरह होने का डर जो रहता है वो निकल जाता है, कि आपने गोल्ड खरीद लिया और आपने गोल्ड खरीद के अपने पास रख लिया तो वो चोरी ना हो जाए कहीं, ये सारी चीजें ना हो जाए। तो ई गोल्ड में आपको वो जो सारी चीजें हैं उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। ठीक। ओके। और डिजिटल गोल्ड से चलिए, और इसमें हम आपको क्या ही बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे इसमें। और बाकी जो भी चीजें है वो तो मैं बताता ही चल रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट आपको बता देते हैं। रीट्स एंड इनविट्स, REITS एंड INVITS। एनीवन अगर किसी को इसके बारे में पता है तो, जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो मतलब वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, और जो भी लाइव हैं वो वैसे ही। और अच्छा, एक बार देख तो लूं, ये स्क्रीन दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है, क्योंकि कई बार इशू आ जाता है यार। नेटवर्क इशू। ठीक है, सप्तऋषि जी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Screen is visible. चलिए, ठीक है। रिट्स एंड इनविट्स, इसके बारे में हम देख लेते हैं। रिट्स एंड इन्वेस्ट कुछ नहीं है बेसिकली, ये भी एक इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं। रिट्स की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? रिट्स की फुल फॉर्म ऑब्वियसली बात है, ये रियल एस्टेट करके है। यानी कि रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके। ये अगर देखा जाए तो ये जो है दोनों चीजें ये इंट्रोड्यूस हुई थी यूएस में 1960 के टाइम में। और अभी अगर देखा जाए तो ये भारत में लॉन्च हुई थी 2014 में, सेबी के द्वारा, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किन्हीं चीजों की। रिट्स के अंदर में बेसिकली क्या करते हैं आप? इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे रिट्स में म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके आप इसमें कहाँ करते हैं? रियल एस्टेट मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में। और इनविट्स के अंदर आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसे को? जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, चाहे वो आपका हाईवे हो गया, रोड्स हो गया, पाइपलाइन हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, यानी कि आप इन सब जगह पे ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किसके अंदर में? इनविट्स के अंदर में। ठीक। तो यानी कि इसमें हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी में, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो। और इसके अंदर में हम हाईवेज हो गया, रोड्स हो गया, पावर प्लांट, जो भी मैंने आपको अभी बताया, ठीक, इसके अंदर में हम वो इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रिट्स में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये, इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जमीन के जो रेट हैं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये, लो रिस्क। जमीन के जो रेट है आपको पता है कि यार कई बार क्या होते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अगर आपने ठीक ठाक जमीन, अगर ठीक ठाक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया है, जस्ट लाइक जैसे आपने मान लीजिए कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, नोएडा, इन सारी जगहों पे अगर आपने करा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो एकदम अच्छी तरीके से रेट्स इंक्रीज ही होते रहते हैं, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो इसमें लो रिस्क है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, लो रिस्क है। कई बार प्रॉपर्टी के रेट डाउन भी हो जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, जस्ट लाइक कि कहीं पे एक फ्लाईओवर निकल गया है तो रेट्स, जो एक रोड के किनारे जमीन होती थी, कल को वहां की मार्केट डाउन हो जाती है। बट हाँ, फिर भी लो रिस्क है ये। इनविट्स के अंदर में क्या होता है, ये थोड़ा सा हाई रिस्क है एज कंपेयर टू
रिट्स। इसमें हाई रिस्क किस चीज का है? मान लीजिए कि कल को आपने किसी एक रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया और कल को वो रोड ही टूट जाता है, या कुछ चीजें दिक्कतें आ जाती हैं, तो जो पैसा मिलने वाला होता है वो भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठती है, उसके ऊपर हर एक चीज होती है। जब तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, मान लीजिए कि किसी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो उसमें बिल्डर था या जो कुछ था वो उसमें बीच में काफी बेकार चीजें कर गया, चीजें अच्छे से नहीं करी, तो जो आपका पैसा था वो भी डूब जाएगा। तो एज कंपेयर टू रिट्स, इनविट्स जो है काफी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और इन दोनों को रेगुलेट करा जाता है सेबी के द्वारा ही। सेबी के द्वारा ही इन दोनों को रेगुलेट करा जाता है। ठीक, ये चीज आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी एज सच तो इतना कुछ और भी खास है नहीं। ठीक, बाकी तो जो इसमें था वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि रिस्क किस में ज्यादा है किस में कम है। ठीक, और बाकी ठीक है, बाकी तो ऐसा सच। रियल एस्टेट में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कई बार ये हो जाती है कि 10 से 15 लाख के आसपास तो मिनिमम चाहिए ही, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, जमीन वगैरह अगर आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न चाहिए तो मिनिमम इतना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में भी लगभग मिनिमम 25 लाख के आसपास तो ये चाहिए। ठीक, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हाँ, थोड़ा सा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगेगा इन दोनों में, अगर आपको अच्छी तरीके से यहाँ से रिटर्न चाहिए तो। क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको क्या ही मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें कुछ मिलेगा थोड़ी? कुछ नहीं मिलता है जमीन वगैरह में। ठीक, तो इसलिए मिनिमम अगर देखा जाए तो इसमें 10 से 15 लाख हो जाता है रिट्स में, और इनविट्स में वही 25 लाख तो मिनिमम हो ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कम नहीं ले सकते, इससे कम भी चले जाइए तो वही है कि आपका जो एक मतलब जो एक प्रॉफिट है वो उस लेवल पे नहीं हो पाता है कई बार। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है इन दोनों में। ओके, चलिए ठीक है। और आपको इसमें और बता देते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। फिर इसके बाद ये जो आज चैप्टर है ये वाला फिनिश हो जाएगा। ठीक, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। पार्टिसिपेटरी नोट्स आज का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और फिर हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे। शायद नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 15 मेरे हिसाब से। पी नोट्स बोलते हैं जिसको, पी नोट्स। पी नोट्स, पी नोट्स का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स मींस जस्ट लाइक कि आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अमेरिका में बैठे हैं मान लीजिए, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें करें, कि आपको रजिस्टर्ड कराना है, क्योंकि सेबी वगैरह ये सारी चीजों से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारा ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है, मान लीजिए कि कोई एक ए पर्सन है जो कि ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक, वो भारत के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भारत के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, हर एक चीज में वो एक्सेट्रा हर एक चीज में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आपको एक जिज्ञासा है, या आप चाहते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो आप क्या करेंगे? अब आप ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन वर्क चाहते नहीं है, कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, एक स्मॉल अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो अब मैं कैसे करूं? तो अब आप क्या करते हैं, जो भी आपका जो भी एक ये पर्सन है, आप इससे जाके कांटेक्ट करते हैं और वो आपकी जगह आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने की भी एज सच जरूरत नहीं होती है। ठीक, आपको पार्टी मतलब आपको एज सच कोई भी एक इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। आपने क्या करा, इस पर्सन का इस्तेमाल करके आपने ये शेयर्स बॉन्ड वगैरह खरीद लिए, और आपको सिक्योरिटी क्या मिलेगी इसके चक्कर में? मतलब मान लीजिए कि आपने इसको पैसे दे दिए, लेकिन आपके पास गारंटी क्या है कि ये आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया या कुछ? तो ये आपको एक पार्टिसिपेटरी नोट, नोट यानी कि वो वाला नोट नहीं जो कि आपके हाथ में 500 रुपए का नोट ही है, वो ये एक पार्टिसिपेटरी नोट आपको दे देता है कि हाँ आपने इसमें पार्टिसिपेट करा है एक तरीके से। ठीक, आपने वहां के बॉन्ड वगैरह में। ठीक, आप
खुद जाके रजिस्टर्ड नहीं हुए, आपकी जगह इस पर्सन ने आपकी उस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। ओके। बट अभी ये काफी जो चीजें हैं ये डिक्लाइन होने लगे हैं। अब लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक, इसके पीछे भी थोड़ा सा रीजन है कि लोग अब ज्यादा इसमें इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कई बार इन्फ्लेशन आ जाता है। इस पर्सन ने पहली बार, मान लीजिए कि पहली बार इस तरीके से इन्वेस्ट करा और इसको पहली बार में ही लॉस हो गया, तो इन्फ्लेशन की वजह से इसको काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई, तो इसको लगा कि अरे नहीं यार, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। करेंसी का करेक्शन, करेंसी का कई बार अप एंड डाउन हो जाता है, तो तब इसको थोड़ा सा इशू हो जाता है, तब इसका जो एक पैसा है वो थोड़ा सा मतलब नहीं रिटर्न हो पाता। ठीक। तो जिसकी वजह से इसका जो विश्वास है वो इन चीजों में कम हो जाता है। तो पार्टिसिपेटेड नोट इन द सेंस कि ये आप किसी एक पर्सन के थ्रू चीजों को इन्वेस्ट करवा रहे हैं। ओके। ठीक। बाकी तो ऐसा जिसमें इतना कुछ खास है नहीं। ओके। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट इंडिया है, वो आज हमारा फिनिश हुआ। और आई होप कि आप इसका रिवीजन करेंगे, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इफ अगर किसी को कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन। और इस बैच की फीस क्या है, प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।